हमने डिस्कस कर लिया था कि पेपर जो है वो 2021 का सैम्पल पेपर वो किस तरह के चेंजेस को कैरी करता है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए, जो 1 मार्क का क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। और इन 14 क्वेश्चंस में वन लाइनर्स भी हैं, वन वर्ड भी हैं, कुछ प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हाई डज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देयर आर टू थिंग्स। और हमेशा एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से पहले बनता है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है। प्रीसीड का मतलब होता है द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस प्रायर टू समथिंग, पहले किसी चीज से। तो एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू है टू द एम्ब्रियो। एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू जो है वो ऑलवेज क्या बनेगा? अर्लियर बनेगा, प्रायर बनेगा, ताकि जब भी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, इन दैट केस देयर विल बी अ available nutrition for the embryo development. Second question, how many meiotic divisions are required to produce 76 seeds in guava fruit? तो पहला क्वेश्चन जो है इसके बारे में सिर्फ एक लाइन आंसर होगा, टू मेक श्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशंस इज रेडिली प्रेजेंट फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। काम क्या, बहुत अच्छा आंसर आपका जो है फॉर्मुलेट हो जाता है। इसके बाद है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में याद रखिएगा, फीमेल में जब मियोटिक डिवीजन होती है तो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ओवम बनता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक सेल से दो मियोसिस कंप्लीट होती है, तो उसके बाद 4 हैप्लोइड गैमीट्स बनते हैं। पूछा क्या हुआ है हमसे, वी आर बीइंग आस्क्ड 76 सीड्स। नाउ वन सीड इज वन ओवम प्लस वन pollen grain. So 70 seed 6 will require 76 ovum. 56 सीड्स के लिए 56 ओवम तो हैं, वो सीधे चाहिए। अब जब एक फीमेल में एक मेगास्पोर मदर सेल से एक जो है ओवम प्रोड्यूस होता है, तो 76 के लिए कितनी, 76 मियोसिस तो यहां हो गई। अब 76 सीड्स के लिए हमें 76 ही उनको फर्टिलाइज करने के लिए पोलन ग्रेन चाहिए। एक पोलन ग्रेन जो है वो 4 में डिवाइड हो सकता है। देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी 76 पोलन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 19 मियोसिस। टोटल कितनी हो जाती हैं, ये है 95। कितनी, 95 मियोसिस। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, अब आप इतना सा लिख दीजिए, एक फीमेल में 1 to 1, मेल में 1 to 4, 76 सीड्स, 76 ओवम रिक्वायर्ड, 76 पोलन रिक्वायर्ड, 76 मियोसिस फॉर फीमेल एंड 19 मियोसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 76 पोलन ग्रेन्स एंड टोटल 95। वन नंबर कहीं नहीं गया। हाउ डज पोलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हेसिंथ एंड वाटर लिली? तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, देखिए ये दोनों के दोनों है प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स, बट इनका जो पॉलिनेशन टाइप है ये इंसेक्ट बेस्ड होता है। इसको याद रखिएगा, ये दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंसेक्ट बेस्ड पॉलिनेशन होता है एक्वाटिक प्लांट। सेमाइनल प्लाज्मा, विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा? यानी वो व्हाइट कलर का लिक्विड जिसके अंदर फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होता है, वो सारा बनता है सेमाइनल वेसिकल से। ठीक है। बात करें ग्लैंड्स की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल, ये 3 तरीके की ग्लैंड्स हैं, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेमाइनल वेसिकल देती है। इसके बाद आता है स्नैपड्रैगन प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अनदर सच प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। द प्रोजेनी हैड पिंक फ्लावर्स। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इनहेरिटेंस पैटर्न सीन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। इनहेरिटेंस पैटर्न याद रखिए, स्नैपड्रैगन में या 4 o'clock प्लांट में हमेशा इस तरह की कंडीशन बनती है। कैपिटल आर इज फॉर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर इज फॉर पिंक एंड स्मॉल आर इज फॉर व्हाइट। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी रेड, ये जब भी ये कंप्लीट डोमिनेंस होगी, कंप्लीट रिसेसिवनेस होगी तो व्हाइट कलर, और जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो उस केस में पिंक फ्लावर आते हैं।
अब ये डिफरेंस है कोडोमिनेंस से, तो किस तरह से है वो हम चैप्टर्स के साथ पढ़ेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. ऑलवेज रिमेंबर एन्यू मीन्स वन और फ्यू एंड पोली मीन्स द कंप्लीट जीनोम. एन्यूप्लॉइडी में जब भी क्रोमोसोम के नंबर में अप या डाउन होता है, दैट इज एक क्रोमोसोम या कुछ क्रोमोसोम्स में, वो होती है एन्यूप्लॉइडी. एग्जाम्पल इसका डाउन सिंड्रोम, जहां 21st क्रोमोसोम में ट्राइजोमी होती है. एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन एक एक एग्जाम्पल के साथ. एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में क्या है, कंप्लीट सेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. कैसे होगा, जब ट्रिपल फ्यूजन होती है या डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस टाइम जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक में, उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गैमीट जाकर, एक मेल न्यूक्लियस जाकर अटैच होता है, फ्यूजन होती है, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से 3n कंडीशन बनती है. और एंडोस्पर्म जो है मोस्टली 3n कंडीशन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप करता है. तो पॉलीप्लॉइडी ह्यूमंस में या एनिमल्स में अगर हो जाती है तो वो लीथल होती है. दैट फीटस विल नॉट बी सर्वाइविंग लॉन्ग. ये सिर्फ प्लांट के अंदर केसेस देखने को मिलते हैं. द केस वेयर कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम इज इंक्रीज्ड. प्रेडिक्ट द इफेक्ट if codon UAU coding for amino acid at 25th position of a polypeptide of 50 amino acid is mutated to UAA. UAA क्या है, हमें UAU से कुछ नहीं लेना देना. इसने बता दिया एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, दैट्स ओके. UAA है स्टॉप कोडॉन. UAA क्या है, स्टॉप कोडॉन. और ये UAA किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता. तो 50 अमीनो एसिड के एक पॉलीपेप्टाइड में अगर 25वीं पोजीशन पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो प्रोसेस वहीं बंद हो जाएगा. और अगर प्रोसेस वहां बंद हो गया तो जो भी प्रोडक्ट था उसका वो कंप्लीटली कभी भी नहीं बन सकता. ठीक है, तो ये होती है एक टाइप ऑफ म्यूटेशन, इसे बोलते हैं. दिस इज नॉनसेंस. दिस इज नॉनसेंस म्यूटेशन. इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन. तो ये डिफरेंस है, जब भी प्रो इंसुलिन बनती है उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं. वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ए, बी एंड सी. सिंपल, बाकी आप डायग्राम में देख सकते हैं आराम से. अब जब भी सी पेप्टाइड रिमूव होगा, जब भी सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाता है और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्डिंग की हेल्प से कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, ये इस तरह से होता है. इसमें इतना सा पार्ट जो है वो सी पेप्टाइड का है, एक इसमें ए पेप्टाइड है, एक इसमें बी पेप्टाइड है और एक इसमें सी पेप्टाइड है. तो जब भी ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो मैच्योर होगा. ठीक है, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म. हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हम ह्यूमन सेल से लगा लेते हैं, तो ह्यूमन सेल से हायर कुछ नहीं है. ठीक है, अब अगर उस सेल के अंदर हमें ट्रांसफर करना है कोई फॉरेन जीन या कुछ भी, तो वेक्टर उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम, रेट्रोवायरस. ठीक है जी, तो ये रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, अगर आप इसके साथ लिख देंगे डिसआर्म्ड, यानी रेट्रोवायरस क्या है, डिजीज कॉजिंग है, बट अगर उसकी डिजीज कॉजिंग जीन्स को हमने रिमूव कर दिया और फिर उसके बाद इस रेट्रोवायरस के अंदर हमने हमारी जीन जो है उनको इंसर्ट करके और किसी सेल को इन्फेक्ट अगर हम करवाते हैं, तो आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड इनसाइड द पर्टिकुलर सेल. इसके बाद है which of the three forest, temperate, mangroves and tropical evergreen is more vulnerable by invasion of outside animals and plants. तो ये जो क्वेश्चन है कि 3 फॉरेस्ट जो हैं उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसमें आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब इसके बाद अगला जो है 11th क्वेश्चन, ये आ जाते हैं एसर्शन एंड रीजनिंग. एसर्शन एंड रीजनिंग में देखिए आपका कॉन्सेप्ट जो है हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसका मतलब आपको एक चीज दी गई, यानी एसर्शन दिया गया, यानी आपको एक स्टेटमेंट दी गई है. अब
ये एक अकेला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें चॉइस मिलती है आउट ऑफ ऑल ऑफ द 14 क्वेश्चंस। पहला असर्शन रीजनिंग है, इसमें हमें चॉइस मिलती है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यूकैरियोटिक आर नॉन फंक्शनल। अब तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या? द प्रिकर्सर ऑफ mRNA। इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं तो मैच्योर mRNA ना बन के पहले बनता है हेट्रोन्यूक्लियर RNA। दिस हेट्रोन्यूक्लियर RNA इज what is done with this? 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग। ये तीनों चीजें इसके साथ होंगी, ठीक है? क्या 5 प्राइम कैप, देन 3 प्राइम टेल एंड देन स्प्लाइसिंग। तो जब तक ये तीनों चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती mRNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता और फिर उसके बाद राइबोसोम्स भी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या दिया हुआ है? मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। ठीक है, अब देख लेते हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion। अब इसमें आपको सॉल्यूशन किस तरह से करना है। अब आप ये देखेंगे कि ये इस स्टेटमेंट के साथ में जो रीजन दिया हुआ है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, उसका रीजन ये है कि 5 प्राइम पे जो है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक कैप को अटैच किया जाता है। ठीक है, अगर ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, या दोनों चीजें ठीक हैं बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, या असर्शन ठीक है और रीजन गलत है, या दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है। ठीक है, अब यहां पे लिखा होता अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल, काट दो, यहां पे लिखा होता सिर्फ फंक्शनल। क्या ये असर्शन सही है? नहीं, ये असर्शन गलत है। अब इसके बाद रीजन चाहे जो भी दे, रीजन ट्रू हो जाएगा और असर्शन फॉल्स हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में देख लेते हैं क्या है। तो हमें इसमें दिया गया है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं और ये सिर्फ इसकी वजह से होता है, नहीं, ये इसमें तीनों प्रोसेस रिक्वायर्ड है। जब तक तीनों प्रोसेस नहीं होते तब तक क्या होगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकता। तो इसमें चीज ये है, ये आंसर क्या आएगा इसके अंदर? बी, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सिर्फ ये अकेला प्रोसेस तो नहीं होता ना, हाँ होता ये भी है बट ये अकेला नहीं होता। इसमें सेकंड आंसर। इसके बाद ऑर्गेनिज्म विद लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोटिक स्टेज। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लीथल। क्या सारी जीन म्यूटेशन लीथल होती है? नहीं, सारी जीन म्यूटेशंस लीथल नहीं होती। सारी जीन म्यूटेशंस बर्थ से पहले भी नहीं होती और बहुत सारी चीजें ऐसे बर्थ के बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। तो देखिए ये चीज है ठीक, लीथल म्यूटेशंस आर नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोटिक स्टेज, यानी जाइगोट स्टेज के बाद में जब वो बेबी जो है वो डिफरेंशिएशन करता है सेल्स में, तो वहां के बाद वो डेवलप नहीं होता। बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू, गलत, क्योंकि सारी म्यूटेशंस लीथल नहीं होती। assertion रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अब देखो ये जब सही ही नहीं है तो ये assertion को क्यों एक्सप्लेन कर सकता है? ये assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। assertion is true but reason is false, या assertion and reason both are false। दोनों जो हैं assertion और reason ये true हैं बट reason जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। इसके बाद E. coli हैविंग PBR 322 यानी एक वेक्टर है, उसके अंदर डाला गया विद DNA इंसर्ट एट BAM H1 साइट के नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। रीजन क्या है? जो BAM H1 है इसकी साइट कहां प्रेजेंट होती है? BAM H1 की याद करो, 3 तरीके की एंटीबायोटिक्स उसके पास प्रेजेंट है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के ऊपर PST1 और PVU1, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के ऊपर BAM H1 प्रेजेंट होती है। तो BAM H1 से अगर उसे काट दिया गया, इसका मतलब BAM H1 देखिए, अब यहां पे
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और ये इतनी जीन है, इसके ऊपर इधर BAM-H1 की साइट प्रेजेंट है। अब अगर इसको यहां से काट दिया गया, यानी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की जीन खत्म हो चुकी है। अब रीजन क्या है? BAM-H1 is present in the TET region, यानी tetracycline resistance region of PBr 322. Yes, both assertion and reason are true and the correct explanation of the assertion. अगला क्वेश्चन, the continuity with more species is stable than with less species. The community with more species is less stable. More number of species and lesser variation in total biomass production after year after year. यानी अगर एक कम्युनिटी के अंदर ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी देन द लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज। ये है एसर्शन, और इसका रीजन क्या है? मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेसर द वेरिएशन इन टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ज्यादा स्पीशीज होंगी तो उनका आपस में जो बायोमास एक्सचेंज है, जो साइकिल्स हैं, वो आराम से चलती रहेंगी और दोनों चीजें इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, द ओफायरिस वन पेटल ऑफ फ्लावर बियर अनकैनी रिजेंबलेंस टू अ फीमेल बी, यानी फीमेल बी के साथ इसकी रिजेंबलेंस है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, यानी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर सकती हैं या वो को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? अगर एक पेटल रिजेंबल करता है फीमेल बी से तो उसमें क्या कहीं भी रिलेटेड स्पीशीज की बात आती है? नहीं, यहां पे तो ओफायरिस एक ही स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा बी, दोनों के एक ऑटोट्रोफ है एक हेटेरोट्रोफ है, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, बोथ assertion and reasons are true but reason is not correct explanation of the assertion. but हमें एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि क्या ये चीज, ये रीजन जो है वो ठीक है। कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स, अगर कंपटीशन चल रहा है तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा assertion is true but reason is false. आंसर इज सी। ठीक है, सो ये हमारा पहला सेक्शन था और जो मैंने आपको बताया उसके आप साथ साथ नोट्स लिख सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से पेपर को सोल्व करेंगे देन देयर विल बी अ वेरी मच हायर चांसेस सो दैट कि आप कंटिन्यूसली हाई नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो 4 मार्क्स के केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, और वी आर गोना गो इन वेरी मच डिटेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.